में जुड़ेगा। और जो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आई होप बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। जो क्लास 10th में है जनरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग पूछा ही जाता है, समझिए। इस ना ये पूछा जाएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स अनसॉल्व पेपर 2019 AB कोड का सोल्यूशन है। और इसके जो पहले के क्वेश्चन है हमारे प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। और 5 का क्वेश्चन है कि यदि बिंदु ए x, y, b -5, 7 और c -4, 5 संरेख हो तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो अब ये क्वेश्चन है कि संरेख है तो संबंध ज्ञात करो। जनरली यही होता है कि अगर संबंध ज्ञात करने का बात किया जा रहा है किसी क्वेश्चन में, तो उसमें हम एक इक्वेशन फाइंड करते हैं, एक समीकरण बनाते हैं, बस वही हमारा संबंध होता है। एक्स वाई या कोई भी ऐसा जो टर्म दिया गया होगा उसमें हम उसके बीच में एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कि हाँ ये इक्वेशन फाइंड कर लिया और कह देते हैं कि ये इसका संबंध है, ये रिलेशन है। तो अब इसको जो समझने का तरीका है कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संरेख क्या होता है। अगर ये समझें कि संरेख क्या है और फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो संरेख ऐसी होती है कि दो से अधिक, कम से कम 3 होने चाहिए। 2 बिंदुओं को आप संरेख नहीं कह सकते हैं, कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए। 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हो या एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, संरेख है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और तीनों एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उसे हम कहेंगे कि हाँ ये संरेख हैं। और संरेख की डिफिनीशन यही है। तो अब हम ये सवाल को लगाने स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं, एक ये है, उसका नाम, उसके जो निर्देशांक है x, y है। बिंदु B दिया गया है, उसके जो निर्देशांक है -5, 7 है। बिंदु C है जो जिसके निर्देशांक है -4, 5। अब ये संरेख है तो x और y के बीच संबंध फाइंड करना, मतलब x y का एक समीकरण ज्ञात कर देना है हमको। तो अब इसको इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट मैं ये समझा दे रहा हूँ। हम यहाँ पे ये तर्क यूज करेंगे या प्रयोग में लाएंगे कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो मैं कभी भी एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे अगर ये तीनों संरेख हैं, मतलब एक ही रेखा में स्थित हैं। अब जब एक ही रेखा में स्थित हैं तो क्या होगा कि ये संरेख होंगे तो ये एक ही रेखा में स्थित होंगे। अब एक ही रेखा में स्थित हैं तो क्या होगा कि ये त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। त्रिभुज के लिए कम से कम इस टाइप के बिंदु होने चाहिए जो संरेख ना हो। 3 असंरेख बिंदुओं द्वारा इस त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। या फिर ऐसे त्रिभुज कहते हैं कि ऐसी बंद आकृति जो जिसकी 3 भुजा हो और वो बंद आकृति हो, ऐसे कह सकते हैं। 3 भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इसको हम बना सकते हैं त्रिभुज। अगर 3 बिंदु इस टाइप के हैं तो इसमें त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, लेकिन अगर तीनों संरेख हैं तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अगर 3 संरेख बिंदु है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल को जो फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फार्मूला है 1/2। ये फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होता है। त्रिभुज का ऐसा त्रिभुज जिसके 3 निर्देशांक आपको ज्ञात हो, उसके लिए ये त्रिभुज का फार्मूला है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए है। अब ये नहीं कि कहीं भी उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई हो, सॉरी लंबाई नहीं, लंब दिया गया हो, ऊंचाई दी गई हो, मान लीजिए आधार दिया गया हो, तो वहां ये फार्मूला आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये इतना होगा। चूंकि संरेख है, चूंकि ये माने कि x y और b -5, 7 और c -4, 5 संरेख हैं, इसलिए क्या होगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0 के बराबर होगा। तो अब इस पे मान हम लगा के दिखाते हैं। 1/2 लिखिए। x1 का मान यहाँ पे, ये इसको कहेंगे x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये होगा x3, ये होगा y3। तो 1/2 x1 का मान यहाँ से x, y2 का मान 7 माइनस y3 का मान 5 प्लस
x2 का मान, यहाँ से -5 और यहाँ पे प्लस है। अब ये -5 आएगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या बना देगा, -5। y3 का मान 5 और फिर इसके बाद में लिखेंगे y1 का मान, तो y1 का मान यहाँ पे क्या है, y है, प्लस x3 का मान यहाँ पे -4 है, तो यहाँ प्लस के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखा लग जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या है y1, तो y1 का मान क्या है, y, और y2 का मान क्या है 7, तो यहाँ पे -7। अब ये जो कुल होगा ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर। अब समझिए, इस 1/2 को आप उधर भेज दीजिए, इस 1/2 को आप उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x, और यहाँ पे 7 में से 5 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2, और 2 का गुणा इसे करेंगे तो हो जाएगा 2x, माइनस 5 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25, माइनस माइनस प्लस 5 का गुणा y से तो 5y, माइनस 4 का गुणा y से तो क्या हो जाएगा -4y, माइनस माइनस प्लस 7 चौक 28। समझ में आया इतना। तो यहाँ क्या बचेगा 2x। अब यहाँ -25 है, यहाँ +28 है, तो 28 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3। यहाँ 5y में से 4 घटाइए तो क्या मिलेगा आपको, 5y में से 4y घटाएंगे तो मिलेगा सिर्फ y, तो यहाँ पे y बराबर 0। चाहें तो आप 3 को उधर भेज सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस y बराबर -3। आप इतने पे भी आंसर लिख सकते हैं, ये हमारा एक्स वाई में एक संबंध हो जाएगा। या फिर इसको माइनस, इधर माइनस है इसको प्लस करना चाहते हैं तो इधर माइनस गुणा कर देंगे। आप जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं। और वीडियो को बहुत पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।